नमस्कार दोस्तों, टैग मैथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट 2 1 1 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स 3 5 -1 4 3 -1। देखो दोस्तों, हमारे पास दो लाइन है। देखो, एक तो जिसका पॉइंट, एक तो ओरिजिन है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरी लाइन है, एक ये पॉइंट है उसका, एक ये पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन बनाएंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला के एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ये शो करना है कि ये जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। तो देखो, मान लो हमारे पास लाइन एक तो ये तो ओरिजिन है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है उसका, ओरिजिन। ओरिजिन के जो वर्टिसेस होते हैं वो होते हैं 0 0 और 0, ठीक है। इसको हम पॉइंट ए से मिलाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट ए मान लेंगे इसको, ये वर्टिसेस इधर रखे, ये ओरिजिन है, एक तो पॉइंट ये हो गया, ये मान लिया, एक इसको ए मान लेंगे हम। तो इसको लाइन बना देंगे, ये हो गया हमारे पास ए। इसके जो वर्टिसेस हैं वो 2 1 1, तो हमारे पास लाइन ओ ए होगी दोस्तों, ठीक है। तो जो सेकंड लाइन है वो इन पॉइंटों को मिलाने से बनेगी, ठीक है, इन वर्टिसेस को मिलाने से बनेगी। तो ये सेकंड लाइन मान लो ये है, इसका नाम हमारे पास है बी सी रख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसको बी, इसको सी। तो इसके वर्टिसेस लिख लेंगे यहाँ पे 3 5 -1 और इसके सी पॉइंट के 4 3 -1, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको परपेंडिकुलर शो करना है। अब तो हमने ये बना दिया ऐसे, इस प्रकार से हमने ये शो करना है दोस्तों, इनके बीच में यहाँ पे ये परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं देखो दोस्तों, एक बार हमें पता है, देखो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो क्या कंडीशन होती है दोस्तों, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियो के बीच में a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इक्वल टू 0। ये वाला रिलेशन होता है दोस्तों। ये क्या होती है, डायरेक्शन रेशियो होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो की रिक्वायरमेंट हमें लाइन OA की निकाल लेंगे और फिर BC की निकाल लेंगे। तो दोनों की डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन OA कैसे निकालेंगे, देखो ये तो इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो 2 -0, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। 1 इसमें से ये माइनस करेंगे, 1 -0 तो 1 आएगा, 1 -0 1 आएगा, ठीक है। इसमें से ये माइनस किया दोस्तों, ठीक है। इसके साथ I J और K लगा देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा, ठीक है, वेक्टर OA, ठीक है, प्लस लगा देंगे साइन का। लेकिन हमने केवल डायरेक्शन रेशियो की रिक्वायरमेंट है तो हमने 2 1 1 लिख ली। इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन BC की देखो दोस्तों, इसी प्रकार से निकालेंगे। इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल माइनस इनिशियल, 4 -3 कितना हो गया, 1 आएगा। 3 -5 -2 आएगा। -1 -1 माइनस और माइनस प्लस, तो -1 और +1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो दोस्तों हमारे पास OA की आ गई और BC की आ गई। तो अब हमने क्या करना है, किसको A1 माने, किसको B1, किसको C1। देखो ये तो 1 हो जाएंगे, A1 B1 और C1, ये हो जाएगा A2 B2 C2। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करके सम करके देखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से। ये वाली कंडीशन यदि 0 आ जाता है तो ये परपेंडिकुलर होंगी, यदि 0 नहीं आता तो नहीं होंगी। तो देखो एक बार फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला A1 A2 प्लस में B1 B2, ये दोस्तों ये रबकारी है, ठीक है। इसको आप एग्जाम में बेसिक में लिखें, केवल ये लिख दें। तो B1 B2 प्लस में C1 C2 ये करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1, ठीक है, यहाँ से ले लिया 2 × 1 प्लस में B1 है 1, B2 है -2, C1 है 1 और C2 है 0। तो देखो दोस्तों 2 ये -2 आ जाएगा, प्लस में 0, इससे कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन दोस्तों सेटिस्फाई होगी इसमें। मतलब हमने ये लिया डायरेक्शन रेशियो के मल्टीप्लाई की और प्लस किया उनको, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, हैंस OA को ये लाइन है परपेंडिकुलर ऑन BC। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। देखो
इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। देखो दोस्तों, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, दो लाइनों के बीच में, एक की DCA है एक की DCE है दोस्तों, ठीक है। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज आर ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो एक तीसरी लाइन ड्रा करनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। और उसकी DC क्या आएंगी, ये आएंगी दोस्तों, ये हमने शो करना है। तो देखो कैसे करें। क्वेश्चन नंबर है 2 हमारे पास, इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम बना के। हमें गिवन ये है कि एक तो ये लाइन L1 गिवन है, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको L1 मानते हैं, इसको L2। इसकी जो DC है ना, इसकी भी DC गिवन हमें, इस लाइन की DC क्या गिवन है, L1 M1 N1 लिख लेते हैं इसमें, L1 M1 N1, ये इसकी DC है, डायरेक्शन कोसाइंस इसकी गिवन है दोस्तों। और इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस है L2 की, वो भी हमें गिवन है, वो क्या है, L2 M2 N2, ये लिख ली दोस्तों, ये हमें गिवन है। और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, ये तो गिवन है। अब हमने क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। हमें पता है हम कैसे ड्रा करते हैं प्लेन में, 3D प्लेन है ना ये, तो ये लाइन होगी, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं हम L3। और इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकालने हैं। और इसके डायरेक्शन कोसाइन है दोस्तों ये आने चाहिए, ठीक है, ये जो दे रखे हमें। तो देखो एक बार हम क्या करेंगे, क्योंकि देखो हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन के अलोंग एक क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे दोस्तों। इस लाइन के अलोंग हम क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लेंगे, ए वेक्टर, ठीक है, जो ये लाइन है। क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, और डायरेक्शन कोसाइंस के केस में होता है यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। यदि दोस्तों यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो गिवन होती तो खाली वेक्टर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस के केस में हम लेते हैं यूनिट वेक्टर। तो हमने ए कैप ले लिया यहाँ पे, ठीक है, यूनिट वेक्टर ले लिया ए। और इस लाइन के अलोंग हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे, वेक्टर बी कैप, यूनिट वेक्टर है ये भी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, ठीक है। अब देखो इतना काम कर लिया हमने, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन 1, ठीक है, वो है L1 M1 N1। यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, देखो एक बार, ये होगा L1I प्लस M1 के साथ J प्लस में N1 के साथ K। तो ये डिफाइन कर लिया दोस्तों। इसी प्रकार से हम बी कैप को भी डिफाइन कर लेंगे, यूनिट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस ये है, तो इसके साथ I J और K लगा देंगे, ठीक है। L2 के साथ I, N2 के साथ J और N2 के साथ K। तो ये हमने A कैप और B कैप डिफाइन कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, यदि हम इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, इसकी और इसकी, तो क्या आएगा, एक तीसरा वेक्टर आएगा C कैप, ठीक है। यदि हम क्या कर देते हैं, A कैप क्रॉस B कैप, क्यों आएगा दोस्तों, ये देखो एक बार हम डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे, किसकी, A क्रॉस B की, जो हमने पढ़ी थी। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, द क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B, ठीक है। इसके ऊपर वेक्टर भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे यदि यूनिट है सबके ऊपर यूनिट वेक्टर लग जाएगा, ठीक है, कैप लग जाएगी सभी ऊपर। इज डिफाइंड एज वेक्टर C, ठीक है। A क्रॉस B को देखो, A क्रॉस B को वेक्टर C से डिफाइन कर लिया हमने, ठीक है। वेक्टर C दैट परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, ठीक है दोस्तों। इसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर C कैप डिफाइंड होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया दोस्तों हमने। और ये क्या होगा, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर तो हमने लिया ही था इसमें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इस वाली ये हमने पढ़ा था, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे करते हैं, इसकी कैसे फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन करते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है, राइट हैंड रूल से।
अब देखो हमने क्या पढ़ा था, डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, ए क्रॉस बी, इसको हम लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम क्या करते थे, डिफाइन करते थे। तो अब देखो ये हमने पढ़ रखी है डेफिनेशन इसकी ए क्रॉस बी की। तो इस केस में क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, देखो एक बार इन दोनों ये कर रहे हैं, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम ए कैप क्रॉस बी कैप। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। साइन थीटा मतलब इन दोनों के बीच में कितना एंगल है दोस्तों, गिवन है तो 90 डिग्री, तो साइन 90 लिख देंगे यहाँ पे और लिख देंगे एन कैप, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ए कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। ये तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 इंटू वन इंटू वन कितना होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ गया, एन कैप आ गया दोस्तों, ठीक है। इसी का यूज दोस्तों हमने यहाँ पे किया, ठीक है। एन कैप की जगह पे हमने सी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। एन की जगह पे क्या ले लिया, क्योंकि ए बी लिए थे हमने, तो सी ले लिया उसी, ठीक है। इसको यहाँ से समझ लेना आप, ठीक है। ये रफ काम था दोस्तों, ठीक है, इसको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे इसकी सी कैप की, ठीक है। सी जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकालनी है दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकाल लेंगे ए कैप क्रॉस बी कैप, ये निकाल लेंगे दोस्तों, और इसी से हमारी क्या आ जाएगी, फिर डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे दोस्तों। वो कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट बना के। तो सी कैप किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के, तो ए क्रॉस बी कैसे आता है, देखो डिटरमिनेंट बना लेंगे, इसमें लिखेंगे आई जे और के, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इसमें देखो ए है ना सबसे पहले, तो ए के जो आई जे और के कोफिशिएंट है ना, L1 M1 N1, इसमें लिखेंगे सेकंड रो में, तो L1 M1 N1। यहाँ पे क्या है, बी कैप है, तो बी कैप में जाएंगे, इसमें यूनिट वेक्टर में आई जे और के कोफिशिएंट लिख देंगे इसमें, L2 M2 N2, ये लिख दिया दोस्तों। अब करेंगे इसको एक्सपेंड, उसके लिए प्लस माइनस प्लस लिखते हैं इसको हम, तो ये हो जाएगा सी कैप इक्वल टू आई, ठीक है। इसको छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा M1 N2 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे M2 N1, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। माइनस जे है तो माइनस जे, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे L1 N2 माइनस में L2 N1, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। N1 है दोस्तों ये N1। आगे देखो, आगे प्लस के है, प्लस में के, इसको छोड़ दो, L1 इंटू M2, L1 इंटू M2 माइनस में L2 इंटू M1, ये आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, ये सी कैप है, सी कैप, इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, आई वाले को तो N1 N2 माइनस में N2 N1, ठीक है। अब एक काम करेंगे दोस्तों, ये माइनस है ना, इस केवल माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, इसके साथ भी इसके साथ भी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर माइनस अंदर चला गया तो यहाँ पे प्लस बचेगा दोस्तों, प्लस जे लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये तो प्लस का हो जाएगा ये वाला तो, ठीक है, ये इसको आगे लिख देंगे, L2 N1 को आगे लिख देंगे, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस L1 N2, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, प्लस में के कैप L1 M2 माइनस में L2 M1, ठीक है, M है दोस्तों, M1, ये इतना काम कर लिया दोस्तों। अब देखो हमारा जो आंसर आना है दोस्तों, हमने क्या निकालना था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन, ठीक है। वो क्या आनी चाहिए जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, इसकी देखो क्या क्या आई, तो इसमें लिख देंगे हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी कैप, ये आई दोस्तों एक तो, ठीक है। आई का जो कोफिशिएंट होता है वो होती है डायरेक्शन कोसाइंस आई जे और के का, तो इसमें लिखेंगे, एक तो आई है M1 N2 माइनस में M2 N1, ठीक है, एक तो ये आई है, ठीक है। और जो सेकंड आई है दोस्तों, ये आई है, कोमा लगा देंगे, सेकंड है हमारे पास L2 N1 माइनस में L1 N2, कोमा लगाओ। तीसरी ये आई है दोस्तों हमारे पास L1 M2 L2 M1, ये आई दोस्तों, ठीक।
और ये देखो एक बार क्वेश्चन, यही हमने देखो प्रूव करनी है दोस्तों। देखो m1 n2, ठीक है, इसमें देखो n1 ये है, l2, ठीक है, ये क्रॉस में मतलब मल्टीप्लाई में दोस्तों आगे पीछे लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से होगी L1 M2 माइनस में L2 M1, ठीक है दोस्तों, यही हमने प्रूव करना था, तो इसमें लिख देंगे हम HP। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ABC एंड B माइनस C, C माइनस A माइनस B। देखो दोस्तों एंगल बिटवीन लाइन निकालना है दोस्तों हमने, तो देखो डायरेक्शन रेशियो गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जो लाइन 1 है दोस्तों उसकी डायरेक्शन रेशियो हमारे पास है ABC। एक दे रखी है हमें लाइन 2, उसकी डायरेक्शन रेशियो हमारे पास गिवन है दोस्तों B माइनस C, C माइनस A माइनस B, ठीक है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एंगल, उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसे निकालते हैं दोस्तों हम देखो एक बार। cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर क्रॉस मतलब इनटू इसमें A2 स्क्वायर प्लस में B2 स्क्वायर प्लस में C2 स्क्वायर, ये फार्मूला दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो इसमें देखो cos थीटा इक्वल टू, देखो एक बार इसमें देखो डायरेक्शन रेशियो ना, इसको तो हम A1 मानेंगे, इसको B1, इसको C1, इसी प्रकार से इसको A2 B2 C2, ठीक है। तो इसमें देखो मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, A1 A2 की करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास A इंटू B माइनस C प्लस में B1 है B और B2 है B C माइनस A, ये हो जाएगा, और C1 हमारे पास है इसमें C और C2S A माइनस B, ये लिख लिया दोस्तों हमने यहाँ पे। और नीचे लिखेंगे देखो इनका स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर इंटू में ये है दोस्तों B माइनस C का स्क्वायर प्लस में C माइनस A का स्क्वायर प्लस में A माइनस B का होल स्क्वायर, ये है दोस्तों, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, cos थीटा इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास AB माइनस में AC प्लस में BC माइनस में BA प्लस में CA माइनस में CB अपॉन में अंडर रूट, इसको सेम टू सेम लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर क्रॉस। देखो दोस्तों इसको देखो सारे प्लस में है, इसको मैं पहले लिख लूँगा यहाँ पे, ठीक है। A माइनस B माइनस C और C माइनस A ऐसे लिख लूँगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको A माइनस B का स्क्वायर होल स्क्वायर आगे लिख लिया प्लस में सेकंड नंबर पे B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस में C माइनस A का होल स्क्वायर, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब इसमें देखो दोस्तों AB ये क्या है, ये भी AB ही है, ठीक है। B और AB क्या होता है, एक ही होता है, तो ये कैंसिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से AC माइनस का है और AC ये प्लस का है, BC प्लस का है BC माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों। तो इसका मतलब ये देखो इसके ऊपर क्या बचा, 0 बचा दोस्तों, ठीक है। तो देखो एक बार cos थीटा इक्वल टू 0 अपॉन में समथिंग कुछ हो जाए दोस्तों, नीचे 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री, 0 को हम cos 90 लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का दोस्तों आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा। अब आते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 4। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो दोस्तों इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 4, हमने क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी लाइन, जो लाइन है, लाइन इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन है दोस्तों, ठीक है, ये होनी चाहिए मतलब, एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब 0 0 से पास होनी चाहिए दोस्तों। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी, जो हमने निकालनी है वो देखो एक बार। सबसे पहले x माइनस एक्स वन अपॉन में a इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में c। ठीक है दोस्तों, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें जो x1 y1 और z1 होते हैं दोस्तों, वो क्या होते थे, पॉइंट होते थे, ठीक है, और ए बी सी क्या होती थी, डायरेक्शन रेशो। ठीक, तो अब देखो दोस्तों, अब हम इसको समझते हैं डायग्राम से क्या बोलना चाह रहा है ये हम देखो, ये हमने एक प्लेन ले लिया एक्स वाई जेड 3D प्लेन, ये ओरिजिन है दोस्तों, मतलब 0 0 0। इसमें बोल रखा है दोस्तों पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो ये है हमारा, ठीक है, और पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब इस पॉइंट से भी पास होनी चाहिए। यदि इस पॉइंट से पास होगी दोस्तों, मान लो इस प्रकार से लाइन है, तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगी, ठीक है। यदि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनानी है हमने, देखो ऐसे इस प्रकार से मान लो कोई लाइन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, लेकिन अब वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही, ठीक है। हमने उसको ओरिजिन से पास करने के लिए उस लाइन को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसके साथ फिक्स करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ओरिजिन से पास तभी होगी जब वो खुद एक्स एक्सिस ही होगी, ठीक है, ये बात समझने की दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन है दोस्तों, इसकी इक्वेशन बतानी है हमने एक्स एक्सिस वाले की। तो अब देखो, ये है ए बी सी डायरेक्शन रेशो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ से देखो इस लाइन की क्या निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे दोस्तों। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती हैं हमें पता है, क्या होती है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इस प्रकार से होती है ना दोस्तों। क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है दोस्तों, तो इसका मतलब कोस अल्फा, अल्फा किसके बीच में एंगल होता है दोस्तों, ये वाला एंगल होता है ना जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है यहाँ पे, वो होता है अल्फा, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो ये बनता है एक्स एक्सिस के साथ, ये बनता है वाई एक्सिस के साथ, ये बनता है जेड एक्सिस के साथ। अब देखो एक बार, एक लाइन है कोई और ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ दोस्तों, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंगल हुआ ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0, कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक, तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस 1 हो जाएगी। अब ये होती है y के साथ, ये एक्स एक्स के साथ होती है y, और ये z के साथ। अब ये y के साथ तो दोस्तों देखो y एक्सिस है जो, वो 90 का एंगल बनाता है यहाँ पे, तो इसका मतलब कोस 90 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 90 कोस 90 0 होता है, तो 0 लिख देंगे डायरेक्शन कोसाइंस। और कोस गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये होती है डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। ये जेड, इसके साथ भी कितना एंगल बनता है दोस्तों, 90 का बनता है, इस साइड से बना लो चाहिए, ठीक है, 90 का। तो ये कोस 90 कितना हो जाएगा, इसमें भी 90 डाल देंगे, ये हो गया 0, कोस 90 0, कोस 0 1 होता है, तो हमने लिख ली। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो आ गई दोस्तों हमारी, ठीक है। अब देखो इतना काम कर लिया, और ये पॉइंट है 0 0 और 0। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये जो x1 y1 और z1 है ना, ये क्या होता है, ये हमारे पॉइंट होता है, x1 y1 और z1, ये क्या होता है, पॉइंट, और वो गिवन हमें 0 0 0। इसका मतलब x1 की वैल्यू आ गई, y1 की आ गई, z1 की आ गई, ठीक। यहाँ से जो पॉइंट गिवन हमें, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट गिवन है, तो उससे हमारी ये वैल्यू तो आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, डायरेक्शन रेशो निकालनी है दोस्तों, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिख ली, डायरेक्शन रेशो मतलब ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइंस आ गई हमारे पास। अब देखो दूसरी बात, रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है क्या होता है, ए अपॉन में एल, बी अपॉन में एम इक्वल टू सी अपॉन में एन, ठीक है दोस्तों। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, ये तो डायरेक्शन रेशो होगी ऊपर वाली को, और ये होती हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। इनको हम किसी कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, कोई भी क्योंकि ये इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, हमने इनकी डायरेक्शन कोसाइंस निकाल ली, तो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में होती है दोस्तों, ठीक है। और
ये इस के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन की ये डायरेक्शन कोसाइन है, उसको हम डायरेक्शन रेशो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी डायरेक्शन रेशो भी ये आ जाएंगी। ठीक है, क्या आ गई डायरेक्शन रेशो 1 0 0। ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में होते हैं दोस्तों, ये चीज़ को ध्यान रखना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी हमारी, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या बनेगी, इसमें वैल्यू डालेंगे दोस्तों। ठीक है, ये तो 0 0 0 होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, इसकी जगह पे इसके 0 0, तो हमारी लाइन बनेगी x माइनस 0 अपॉन में a 1 है, y माइनस 0 अपॉन में b 0 है, z माइनस में z 1 0 है अपॉन में ये है, तो ये बनेगा x अपॉन 1 इक्वल टू y अपॉन में 0 इक्वल टू z अपॉन में 0। तो ये होगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई दोस्तों, जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन का मतलब पॉइंट है, पॉइंट गिवन हमें 0 0 0। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास। देखो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ये दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, 4 पॉइंट हैं, तो चारों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट है दोस्तों, तो हम सबसे पहले लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, लाइन ए बी निकाल लेंगे, सी डी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके दोस्तों हमें एंगल बिटवीन लाइन निकाल लेंगे। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास। इन पॉइंटों को हम इसको ए, पहले वाले को ए लिख लेते हैं 1 2 3, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 4 5 7, और जो पॉइंट सी है दोस्तों उसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -4 3 -6, और जो पॉइंट डी है लास्ट वो है 2 9 2, ये है दोस्तों। ठीक है, हमने क्या करना है, एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लो एक लाइन तो ये ए बी ले ली। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट से हम ए बी निकाल लेंगे, और मान लो ये लाइन सी डी है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है ये हमने फाइंड आउट करना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमने पढ़ रखा है, कैसे होगा देखो एक बार, ये होता है cos थीटा इक्वल टू ए बी वैक्टर डॉट सी डी वैक्टर अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ए बी का भी मैग्नीट्यूड और सी डी का भी मैग्नीट्यूड, ये लिख लिया दोस्तों हमने। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाइन ए बी, लाइन वेक्टर ए बी। ठीक है, तो वेक्टर ए बी कैसे निकलता है दोस्तों, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, इसमें से ये माइनस करेंगे, और इसमें से ये सेकंड वाला, इसमें से ये थर्ड वाला। ठीक है, तो सबसे पहले 4 - 1 3 आ गया, तो 3 के साथ आई लेंगे, प्लस में 5 - 2 3 आ गया, 3 के साथ लेंगे जे, 7 - 3 4 आ गया, 4 के, ये आ गया दोस्तों। अब लेंगे सी डी, वैक्टर सी डी, तो अब सी और डी को लेंगे, 2 - -4 माइनस और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 आई। आगे देखो 9 - 3 प्लस में 6 जे, 2 - -6 क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 8 के आ जाएगा, तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है, हमारे ये तो आ गए ऊपर वाले तो। ठीक है, अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसके जो कोफिशिएंट हैं आई जे और के उनके स्क्वायर का सम लिख देते हैं इसके अंदर, 3 स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 9 प्लस में 16 √34। अब निकाल लेंगे सी डी का मैग्नीट्यूड। इसी प्रकार दोस्तों इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम लिख देंगे अंडर रूट के अंदर, 6 स्क्वायर प्लस में 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 प्लस में 36 प्लस में 64, सम करेंगे हो जाएगा 136 रूट के अंदर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 34 × 4, 4 को लिख देंगे 2√34, ये होगा दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों आगे अब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास दोबारा लिखता हूँ मैं एक बार, cos थीटा इक्वल टू वैक्टर ए बी डॉट वैक्टर सी डी अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया दोस्तों। ये देखो दोस्तों, या इसमें वैल्यू रख लो यहाँ पे, या अलग से निकाल लो इनकी वैल्यू भी एक बार। तो देखो एक बार इसको हम अलग से ही निकाल लेते हैं, ए बी डॉट सी डी इन दोनों का यहाँ पे निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे फार्मूले में, 3i प्लस में
3j प्लस में 4k डॉट में 6i प्लस में 6j प्लस में 8k। ठीक है दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट करनी है तो i के i के साथ ये हो जाएगी 1 होता है i डॉट i क्या होता है 1 होता है, 6 इंटू 3 18। ठीक है, प्लस में j की j के साथ j डॉट j कितना होता है 1 होता है, 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। प्लस में k की k के साथ ये हो जाएगा 32, तो सम करेंगे तो ये हो जाएगा 68। तो इसकी वैल्यू आ गई दोस्तों 68। अब ये हो जाएगा देखो कोस थीटा इक्वल टू 68 अपॉन में ये देखो ये इसका मैग्नीट्यूड है √34 इंटू सी डी का मैग्नीट्यूड ये है 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2√34, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। और इसमें देखो कोस थीटा इक्वल टू 34 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 34 ही आ जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा कोस थीटा इक्वल टू 1 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों हम कोस 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 0 डिग्री। तो इन दोनों लाइनों के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री। ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 6। इफ द लाइन्स, ये है दोस्तों एक लाइन की इक्वेशन है पूरी, और दूसरी लाइन की इक्वेशन ये है दोस्तों आर परपेंडिकुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये जो के है ना दोस्तों इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो देखो एक बार सबसे पहले ये देखो इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या कंडीशन होती है दोस्तों, हमने पढ़ रखा है पहले भी a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 इक्वल टू 0। मतलब उसकी जो डायरेक्शन रेशो की प्रोडक्ट होती है दोनों लाइनों की वो 0 के इक्वल आनी चाहिए दोस्तों, यदि वो परपेंडिकुलर हैं तो। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है वो लिख रहा हूँ मैं एक बार। जो लाइन 1 है वो है x1 - 1 अपॉन में -3 इक्वल टू y माइनस में x है दोस्तों, x1 नहीं है। ठीक है, y - 2 अपॉन में 2k इक्वल टू z - 3 अपॉन में 2। एक तो ये है दोस्तों लाइन की इक्वेशन। जो दूसरी लाइन है दोस्तों उसकी इक्वेशन है x - 1 अपॉन में 3k इक्वल टू y माइनस में 1 अपॉन में 1 इक्वल टू z में 6 अपॉन में -5। ये दो लाइन की इक्वेशन की है दोस्तों। और इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ रखी है, कैसे होती है, ये होती है दोस्तों देखो x - x1 अपॉन में a, y - y1 अपॉन में b, z माइनस में z1 अपॉन में c, ये होती है दोस्तों। ठीक है, ए बी सी क्या होते हैं डायरेक्शन रेशो होती हैं। ठीक है, तो इसका जो नीचे है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे डायरेक्शन रेशो, कौन सी, इसको मानेंगे a1 b1 c1। ठीक है, ये वाली a1 b1 c1, और ये हो जाएगी a2 b2 c2। ठीक है दोस्तों, केवल इन्हीं की रिक्वायरमेंट है दोस्तों में, देखो a1 a2 ठीक है b1 b2 c1 c2, केवल इन्हीं से काम चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू देखो इनमें है। ठीक है, ये निकालनी है, तो इसको ये मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल रख देंगे, यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे सोल्व करके। तो ये बनेगा हमारे पास देखो a1 a2, a1 कितना है -3 है, a2 कितना है 3k है, तो -3 3k प्लस में b1 है हमारे पास 2k इंटू b2 है 1 प्लस में c1 है 2 और c2 है -5 इक्वल टू 0। क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये हमने इक्वल टू 0 रख दिया दोस्तों। अब सोल्व करेंगे इसको, ये बनेगा 9k प्लस में 2k माइनस में 10 इक्वल टू 0, और इस 10 को उस साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा इस साइड देखो माइनस में 7k प्लस में 10, k की वैल्यू आ गई दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके -10 अपॉन में 7, k की वैल्यू ये आ जाएगी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 7। देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, ये पॉइंट है दोस्तों, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 7। एक तो हमें पॉइंट गिवन है दोस्तों, वो जो लाइन है इस पॉइंट से पास हो रही है, और जो लाइन है परपेंडिकुलर टू प्लेन गिवन है। ठीक है, ये भी हमें क्या है गिवन है, और जो प्लेन की जो इक्वेशन है दोस्तों वो
बी गिवन है, वो क्या है हमारे पास, वो है आर वेक्टर डॉट में आई प्लस में 2j है दोस्तों, आई प्लस में 2j माइनस में 5k प्लस में 9 इक्वल टू 0। ये दोस्तों प्लेन की इक्वेशन गिवन है हमें। तो निकालना क्या हमने निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो दोस्तों हमें पता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस में लैम्डा बी वेक्टर, ये होती है। ठीक है, ये जो ए वेक्टर होता है ये कहाँ से आता है, जो पॉइंट जिस पॉइंट से पास होती है ना उसी से आता है दोस्तों। ये तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से पास हो रही है तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके साथ आई लगा देंगे, इसके साथ जे, इसके साथ के प्लस लगा देंगे तो ये आ जाएगा। ये तो आ गया हमारा। ठीक है, अब जरूरत है हमें वेक्टर बी की। ठीक है, लैम्डा के साथ जो वेक्टर बी आएगा वो कहाँ से आएगा दोस्तों, तो देखो एक बार हम समझते हैं डायग्राम से। प्लेन है दोस्तों, प्लेन बनाते हैं, ये बना लिया। ठीक है, और जो इसकी इक्वेशन है वो है आर वेक्टर डॉट में आई प्लस में 2j माइनस में 5k प्लस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कर लिया दोस्तों, इतना काम हमने। अब क्या दे रखा है, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है दोस्तों, वो लाइन यहाँ पे भी हो सकती है परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, मतलब जरूर नहीं कि इसके ऊपर ही हो दोस्तों, इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है वो। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम, मान लो ये लाइन हमने यहाँ पे ले ली। ठीक, ये कोई लाइन है इस साइड से, तो ये ले लिया हमने, और ये पॉइंट है कोई, ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, 1 2 3, मान लो ये 1 2 3 पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे भी हो सकती है लाइन तो। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, ये यहाँ पे भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, इतना काम कर लिया हमने। और देखो इस जो लाइन है इसकी वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, ये होती है इसकी, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। इसकी इक्वेशन यही बतानी है दोस्तों, हमें यही क्या करनी है, लिखनी है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट है जो हमारा, इससे ही लिख लूँगा। ये ए वेक्टर की वैल्यू तो निकाल लूँ यहाँ से, क्या आ जाएगी, आई प्लस में 2j प्लस में 3k, इसकी वैल्यू तो आ गई दोस्तों। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, बी वेक्टर की। तो देखो एक काम करेंगे हम, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ले ली। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये नॉर्मल वेक्टर ले लिया हमने, एन वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर, ये हमने पढ़ रखा है पहले ही। ठीक है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे हम तो क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर है। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये नॉर्मल वेक्टर लेने से ये जो लाइन है ना वो इसके पैरेलल होगी दोस्तों। ठीक है, ये लाइन ये यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, ठीक है, कहीं पे भी हो। और अब देखो हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन किस फॉर्म में होती है दोस्तों, ये होती हैं आर वेक्टर डॉट में, इसको काटो एक बार दोस्तों, ये होती है देखो आर वेक्टर डॉट में एन वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू डी, ये पढ़ रखे ना हमने कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो ये होती है दोस्तों। ठीक है, देखो एक बार, इक्वल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आर डॉट में आई प्लस में 2j माइनस में 5k, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -9। ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस माइनस हो सकती है दोस्तों। ठीक है, और ये देखो दोस्तों यहाँ पे यदि ये सिंपल नॉर्मल वेक्टर है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एन स्केलर, कोई स्केलर है दोस्तों ये। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है दोस्तों। यदि यहाँ पे एन कैप होती, मतलब यूनिट वेक्टर होता है यहाँ पे, तो ये हो जाती परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, देखो एक बार देख लेते हैं, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये वाला फार्मूला। ठीक है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ठीक है, ये नॉर्मल लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इस प्लेन के, इनको भूल जाओ फिलहाल। ठीक है, तो इसमें देखो इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में ये होती थी। ठीक है, ये हमने लिख ली दोस्तों यहाँ पे, ये लिख ली। ठीक है, और दूसरी बात देखो, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन ये होती थी। ठीक है,
आर वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू डी। ठीक है दोस्तों, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन है दोस्तों, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये है ना जो ये क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है दोस्तों। ये हमारा क्या है, नॉर्मल वेक्टर, मतलब एन वेक्टर, इसको हम लेंगे एन वेक्टर। तो ये आ गया हमारा नॉर्मल वेक्टर, इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन रेशो क्या आ जाएंगी, इसकी डायरेक्शन रेशो यहाँ से लिख सकते हैं हम नॉर्मल वेक्टर की, 1 2 -5, 1 2 -5, ये आ गई दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखो दोस्तों, इतना काम कर लिया हमने पढ़ रखी है दोस्तों। देखो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि दो लाइन पैरेलल हैं, जैसे ये लाइन है दोस्तों और ये लाइन है, ये पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन रेशो इसकी है वही डायरेक्शन रेशो इसकी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी होगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर बी, तो ये वेक्टर बी हम इसी डायरेक्शन रेशो की हेल्प से बना देंगे, आई जे और के लगा देंगे इसके साथ, तो यहाँ से वेक्टर बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वेक्टर बी है वो हम कहाँ से लेंगे, इस नॉर्मल वेक्टर से बना लेंगे। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर की डी आर निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशो। ठीक है, याद रखना इसमें, यदि दो लाइन पैरेलल हैं, और डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं दोस्तों, यदि इसको हम ना बनाना चाहें, इस नॉर्मल वेक्टर को, यदि एक लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो क्या होंगी, जो इसकी डायरेक्शन रेशो होंगी दोस्तों प्लेन की, कहाँ से, ये वाली, इस यहाँ से, वो सेम इसकी हो जाएंगी लाइन की, याद रखना। ठीक है, वो सेम क्या हो जाएंगी, इसकी हो जाएंगी वेक्टर बी की। तो देखो एक बार, और इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन देन डायरेक्शन रेशो आर सेम। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन क्या है हमारी, ये आई दोस्तों। ठीक है, 1 2 -5, ये आ गई। ठीक है, ये प्लेन की आ गई डायरेक्शन रेशो हमारी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से निकाल ली हमने। अब ये निकाल ली तो इसके सेम क्या हो जाएंगी, इस लाइन इसकी हो जाएंगी नॉर्मल की, और इसकी भी सेम होंगी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है, जो इसकी होंगी वो इसकी हो जाएंगी। और प्लेन के जो परपेंडिकुलर कोई भी लाइन होती है तो उसकी उसकी क्या होती है, डायरेक्शन रेशो सेम होती है, जो प्लेन की होंगी वो इसकी होंगी। ठीक है, और जो इसकी होंगी वो इसकी हो जाएंगी। वो बात हमने यहाँ पे लिख ली दोस्तों। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 में पढ़ा दोस्तों हमने ये चीज़। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब लिख देंगे, देखो जो बी वेक्टर है दोस्तों वो क्या बन गया, अब हमारा वो बन जाएगा, देखो यहाँ से आई प्लस में 2j माइनस में 5k। अब हम आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, किसको, इसको लिख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसमें बन जाएगी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, दोबारा से लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है, ये फार्मूला है इसका वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का। अब लिखेंगे इसमें ए वेक्टर तो हमने ये लिख रखा है यहाँ से, आई प्लस में 2j प्लस में 3k प्लस में लैम्डा टाइम्स वेक्टर भी ये निकाला दोस्तों हमने, आई प्लस में 2j माइनस में 5k, ये हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया दोस्तों हमारा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ABC। एक तो ये पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, एंड पैरेलल टू द प्लेन। ठीक है, ये प्लेन की इक्वेशन की होना दोस्तों हमें। तो देखो ध्यान से, जो प्लेन है इस पॉइंट से पास हो रहा है दोस्तों, एक तो प्लेन में पॉइंट दे रखा है हमें, और पैरेलल टू द प्लेन, एक ये प्लेन की इक्वेशन है, इसके पैरेलल भी हो। ठीक, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 8 हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट। पॉइंट हमारे पास गिवन है ए बी और सी। ठीक है, पैरेलल टू प्लेन, जो प्लेन है वो पैरेलल टू प्लेन, किसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, वो है आर वेक्टर डॉट में आई प्लस में जे प्लस में के इक्वल टू 2। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है दोस्तों, इसको ऐसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, अभी पढ़ी थी हमने, आर वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू डी। ठीक है, ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन।
यदि यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाती है फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर है दोस्तों, तो ये सिंपल डिस्टेंस हमारी कोई भी स्केलर है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। ये जो क्या है, ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर। तो देखो हमने पढ़ रखी है दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखो इसमें हम कौन सी इक्वेशन निकालेंगे, वेक्टर इक्वेशन निकालेंगे या कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे दोस्तों हम प्लेन की, ठीक है। हम कोई भी निकाल लेंगे दोस्तों, और इसमें हम कौन सी निकालेंगे, कार्टेशियन निकालेंगे, ठीक है। वैसे तो कोई भी निकाल सकते हो आप, लेकिन हम कार्टेशियन निकालेंगे। तो याद करो एक बार, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो एक पॉइंट वाली है, एक तो पॉइंट मतलब ये एक पॉइंट वाली, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कौन सी होती थी, देखो एक बार, ये होती थी हमारे पास a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस में b इंटू वाई माइनस में वाई वन प्लस में c इंटू जेड माइनस में जेड वन इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। जो पॉइंट गिवन होता है दोस्तों उससे हमारी वैल्यू आती है x1 y1 z1। तो इसका मतलब x1 y1 और z1 की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ठीक है। और अब देखो, अब हमने क्या निकालनी है, ABC। ABC क्या होती है, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो की रिक्वायरमेंट है हमें, डायरेक्शन रेशो होती है ABC। अब ध्यान दो एक बार, ये तो आ गई दोस्तों, अभी केवल ये निकालनी है, इफ प्लेन 1 इज पैरेलल टू प्लेन 2, क्योंकि ये दूसरे प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशो होती हैं वो सेम हो जाती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल या सेम बोलते हैं। जब प्रोपोर्शनल हो दोस्तों, जब सेम ही होती हैं, ठीक है, सेम और प्रोपोर्शनल, ठीक है। और जो डायरेक्शन रेशो होंगी कहाँ से आएंगे दोस्तों, ध्यान दो एक बार, इसके पैरेलल है दोस्तों प्लेन, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन रेशो हम इससे नॉर्मल से निकालेंगे, नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल हमारे पास ये वाला नॉर्मल वेक्टर ये वाला है, ठीक है, क्योंकि r डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू d ऐसे होती है प्लेन की इक्वेशन। तो इसके पैरेलल है वो, तो पैरेलल है तो क्या हो जाएंगी, जो इसकी हो जाएंगी, इसको प्लेन 2 मान लो या प्लेन 1 मान लो, कुछ मान लो दोस्तों, ठीक है। यदि इसको प्लेन 1 मानेंगे तो इसको वो दूसरा प्लेन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैरेलल है, तो इसकी जो dr हो जाएंगी वो यहाँ से निकाल लेंगे 1 1 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ गई 1 1 1, क्योंकि जो i और j के कोफिशिएंट हैं वो क्या होगी दोस्तों, तो इसलिए लिख देता हूँ मैं, नॉर्मल वेक्टर से निकाल लिया मैंने डायरेक्शन रेशो 1 1 1, और ये प्लेन की हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि प्लेन पैरेलल है तो जो एक की है वो दूसरे की भी हो जाएंगी, तो इसका मतलब ABC की जगह पे 1 1 1 आ गई हमारी, ठीक है। तो इतना काम हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों, 1 आ जाएगा 1 1, ठीक है। और ये x1 y1 और z1 की जगह पे ABC आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगी हमारी, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, सबसे पहले a1 है 1, ठीक है, a1 क्या है 1, x माइनस में x1 है a, ये रहा ये, प्लस में b1 है, y माइनस में y1 है b, प्लस में c क्या है 1 है, z माइनस में z1 क्या है c है, इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे सोल्व दोस्तों, x माइनस a प्लस में y माइनस में b प्लस में z माइनस में c इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस में z इक्वल टू, उनको उस साइड ले जाएं, a प्लस b प्लस c। ये आ गई दोस्तों हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन, जो इस पॉइंट से पास होती है और इस प्लेन के पैरेलल है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन 8 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है 9 हमारे पास। देखो दोस्तों, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। एक तो लाइन ये दे रखी है दोस्तों, ठीक है, एक लाइन ये दे रखी है, इनके बीच में क्या करना, हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर है 9। सबसे पहले जो हमें लाइन दे रखी ना उसको लिखते हैं, r वेक्टर इक्वल टू 6i प्लस में 2j प्लस में 2k प्लस में लैम्डा इंटू i माइनस में 2j प्लस में 2k। एक तो लाइन की इक्वेशन ये है दोस्तों, और जो दूसरी लाइन है वो देखो, वो है r वेक्टर इक्वल टू -4i माइनस k प्लस में म्यू 3i
माइनस में 2j माइनस में 2k, ये दूसरी इक्वेशन है दोस्तों, ठीक है। अब देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसका फार्मूला क्या होता है, मोड में लिखते हैं दोस्तों, A2 माइनस, ये हमने एक्सरसाइज 11.2 में पढ़ी है दोस्तों, ठीक है। A2 माइनस में वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 के साथ अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 का, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ठीक है, मोड के अंदर। तो ये हो जाएगी दोस्तों। अब ये देखो A1 कहाँ से आएगी, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना दोस्तों, ये क्या है A1 है, और ये क्या है B1 है, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है A2 है, और यहाँ से यहाँ तक B2 है। तो अब देखो सबसे पहले लिखेंगे A1 है 6i, यहाँ से लिख रहे हैं दोस्तों 6i प्लस में 2j प्लस में 2k लिख दिया। अब लिखेंगे A2 लिखेंगे यहाँ से, ये हमारे पास है -4i माइनस में k। देखो दोस्तों इसमें क्या नहीं है, j नहीं है इसमें, ठीक। अब देखो B1 यहाँ से लिखेंगे i माइनस में 2j प्लस में 2k, और B2 लिखेंगे, B2 है 3i माइनस में 2j माइनस में 2k, ये लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले A2 माइनस में A1 निकाल लेते हैं, ठीक है। इसमें से ये माइनस करेंगे, तो देखो सबसे पहले निकालेंगे A2 माइनस में A1। देखो i में से i वाला माइनस होगा दोस्तों, तो -4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, इसमें लिखेंगे -10i। इसमें देखो दोस्तों इसमें j है ही नहीं, तो j 0 हो जाएगा, इसमें 0 माइनस में 2 तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 लिख लेंगे 0j, ठीक है। 0 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा -2j -1 -2 तो -3 हो जाएगा, -3 के, ये आ गया दोस्तों। अब निकालना दोस्तों हमने B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो क्रॉस कैसे निकालते हैं हम, क्रॉस देखो B1 क्रॉस B2, तो वो डिटर्मिनेंट बनाते हैं दोस्तों उसमें हम, ठीक है। इसमें लिखते हैं i j और k, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे B1 है, तो इसका मतलब B1 में देखेंगे इसके जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो लिख देंगे, यहाँ पे i j और k के वो हैं 1 -2 2। अब B2 है यहाँ पे, तो B2 में i j और k के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 -2 -2, ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो हमारे पास B1 क्रॉस B2 आ जाएगा, देखो एक्सपेंड करेंगे इसको, प्लस माइनस प्लस लिखते हैं यहाँ पे, तो i इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा देखो 4 माइनस में -4, माइनस और माइनस प्लस, माइनस में j, इसको छोड़ो, इसकी मल्टीप्लाई इससे -2 हो जाएगा -6, प्लस में k, इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे -2 और प्लस में 6, ये हो जाएगा दोस्तों। तो B1 क्रॉस B2 आ गया हमारा यहाँ से 8i प्लस में, देखो माइनस है ना दोस्तों, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, तो 8j और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 4k, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है दोस्तों इसकी, ठीक है, मैग्नीट्यूड की, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो अंडर रूट ऐसे निकालते हैं, i j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम लिख देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 64 प्लस में 64 प्लस में 16, ये हो जाएगा √144, इसको लिखेंगे 12। अब आते हैं दोस्तों फार्मूले में, तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फार्मूला दोबारा लिख रहा हूँ दोस्तों मैं एक बार, ये होएगा हमारे पास A2 माइनस में A1 डॉट में B1 क्रॉस B2 इनका मैग्नीट्यूड, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से होगा दोस्तों, ठीक। तो सभी की वैल्यू हमारे पास है, देखो सबसे पहले A2 माइनस में A1, ये रही वैल्यू, ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे वहाँ पे, तो लिखते हैं
ये है दोस्तों हमारे पास देखो, माइनस में 10i, माइनस में 2j, माइनस में 3k, डॉट में b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 दोस्तों ये आया हमारे पास 8i प्लस में 8j प्लस में 4k अपॉन में देखो मैग्नीट्यूड कितना है 12 आया, तो नीचे 12 लिख देंगे और मोड लगा देंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है इसलिए मोड लगाना चाहिए। d इक्वल टू, अब देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे i के i के साथ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -80 j की j के साथ, -16 k की k के साथ, 4k और -3 की 12 हो जाएगा माइनस का, अपॉन में 12, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों देखो, इन तीनों का सम बन जाएगा 108, ठीक है, 108 अपॉन में 12। तो मोड है, मोड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 108 अपॉन में 12। इससे ये कैंसिल हो गया दोस्तों, 9 से हो जाएगा, तो जो डिस्टेंस आ गई दोस्तों हमारी 9 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 10 हमारे पास। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन थ्रू, ये कोऑर्डिनेट है दोस्तों और ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, क्रॉसेस द वाई जेड प्लेन। देखो दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन, इन दोनों से क्या बना लेंगे, एक लाइन बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। ये वाली लाइन क्या होगी, इसको क्रॉस करेगी वाई जेड को, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। एक तो प्लेन है एक लाइन है, उन दोनों का इंटरसेक्शन है दोस्तों। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वो वाला पॉइंट बताना दोस्तों, उसके कोऑर्डिनेट बताने हमने। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या करना है हमने, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन ये बताना है। मतलब किसी पॉइंट पे होगा दोस्तों, उस पॉइंट के क्या बताने हैं, फिर वर्टिसेस बताने हैं। तो लाइन देखो, सबसे पहले जो गिवन हमें लाइन के वर्टिसेस हैं 5, 1 और 6, और जो सेकंड है वो 3, 4, 1, तो ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसमें एक काम करेंगे, देखो, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेज थ्रू पॉइंट्स, दो पॉइंट है दोस्तों, ये वाला पॉइंट 5, 1, 6 एंड 3, 4, 1। इक्वेशन कैसे लिखते हैं दोस्तों, दो पॉइंट दे रखे हैं तो हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्सरसाइज 11.2 में पढ़ी थी हमने, ठीक है। दो पॉइंट वाली फॉर्म लिखेंगे इसमें, कैसे, देखो एक बार बताते हैं। इसमें दे रखे यहाँ पे देखो, ये रही दोस्तों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। पेज नंबर है 469 पे, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों, ये रही दो पॉइंट वाली इक्वेशन ये है दोस्तों, ठीक है। दो पॉइंट दे रखे हैं, तो इस प्रकार से दो पॉइंट से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये वाली x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे दोस्तों, तो ये है x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस में x1 इक्वल टू y माइनस में y1 अपॉन में y2 माइनस में y1 इक्वल टू z माइनस में z1 अपॉन में z2 माइनस में z1, ठीक। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी दोस्तों दो पॉइंट वाली, दो पॉइंट गिवन हमें, ठीक है। ये इसमें अब ये देखो, अब ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों हम, x माइनस में x1 की वैल्यू 5 है, x2 की वैल्यू है 3 माइनस में 5 इक्वल टू y माइनस में y1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू है 4 माइनस 1 इक्वल टू z माइनस z1 की वैल्यू 6 है, z2 की वैल्यू 1 माइनस 6, ये आ जाएगी। तो इसका मतलब बनेगी हमारे पास x माइनस 5 अपॉन में -2, y माइनस में 1 अपॉन में 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन में -5। देखो दोस्तों, इसको हम किसी कांस्टेंट लैम्डा के इक्वल ले लेते हैं, ठीक है। लेट, ये हमने सभी लैम्डा के इक्वल रख लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखो ये लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे,
इसको हम करेंगे x माइनस 5 अपॉन में -2, ये किसके इक्वल है, लैम्डा के। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ये x माइनस 5 इक्वल टू -2 लैम्डा। x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों यहाँ से, -2 लैम्डा प्लस में 5, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 1 अपॉन में 3 इक्वल टू लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 1 इक्वल टू 3 लैम्डा, y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस में 1, इसको याद रखेंगे। अब आगे देखो, इसको भी कंपेयर करेंगे, इसको, ये इसके इक्वल है, z माइनस 6 अपॉन में -5 इक्वल टू लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, z माइनस 6 इक्वल टू -5 लैम्डा, z की वैल्यू क्या आएगी, -5 लैम्डा प्लस में 6, तो x y और z आ गया दोस्तों हमारी। ठीक है, अब देखो एक चीज गिवन है दोस्तों, इसमें एक चीज गिवन है, देखो बताते हैं, ये क्रॉसेस द YZ प्लेन, जो लाइन है ना दोस्तों, वो किससे क्रॉस हो रही है, YZ प्लेन से को क्रॉस कर रही है। तो इसका मतलब ये है, उसमें जो x एक्सिस है ना वो नहीं है, क्योंकि जो लाइन है दोस्तों वो YZ प्लेन को क्रॉस कर रही है ना, तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसमें, लाइन क्रॉसेज थ्रू YZ प्लेन, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से देखो 0 लिख दिया, इक्वल टू माइनस में 2 लैम्डा प्लस में 5। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया दोस्तों, 0 लिख दिया। तो यहाँ से हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगा देखो, -2 लैम्डा इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, लैम्डा इक्वल टू 5 अपॉन में 2 आ गया दोस्तों। ठीक है, तो हमारी x की वैल्यू आ गई कन्फर्म। अब हम लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे रख के y की निकाल लेंगे, लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे रख के z की निकाल लेंगे, तो x y z आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, वो उसी पॉइंट की रिक्वायरमेंट थी दोस्तों हमें। ठीक है, अच्छा देखो एक बार, अब हम यहाँ से निकालेंगे y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1, तो ये हो जाएगा देखो, y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल टू 3 इंटू 5 अपॉन में 2 प्लस में 1, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2 प्लस में 1, एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, 2 आ जाएगा, 15 प्लस में 2 17 अपॉन में 2 आ गया दोस्तों। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, x की 0 है। अब z की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों इसी प्रकार से हम, देखो z इक्वल टू -5 लैम्डा प्लस में 6 है, z इक्वल टू माइनस में 5 इंटू लैम्डा की वैल्यू 5 अपॉन में 2 डाल देंगे यहाँ पे, प्लस में 6, तो ये हो जाएगा -25 अपॉन में 2 प्लस में 6, एलसीएम 2 आ गया। तो सोल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा -13 अपॉन में 2, तो x y और z ये आ गई दोस्तों, z की वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है हमारा, वो बनेगा x की वैल्यू ये, y की 17 अपॉन में 2 और z की 13 अपॉन में 2, ये आ गई दोस्तों। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा पॉइंट है दोस्तों, याद रखना इसको, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।